डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ आईएसएस 2020 ऑल इंडिया रैंकिंग 6 नौशीन जी हैं। नौशीन जी, आपको हार्दिक स्वागत है डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में और आपको हार्दिक बधाइयाँ आईएसएस 2020 क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच शिखर। मैम, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है स्टैटिस्टिक्स में, और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हूँ। उसके साथ साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था डीएसएसबी के थ्रू स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट पर, जिसमें मुझे जीटीबी हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिली हुई है, तो मैं वहाँ पे वर्किंग हूँ अभी। मैम, आपने आईएसएस की प्रिपरेशन कब से शुरू की? मैंने आईएसएस की प्रिपरेशन एमएससी कंप्लीट करने के बाद शुरू की थी। 2017 में मैंने एमएससी किया था, देन 2017 से मैंने आईएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मैम, आपके हिसाब से आईएएस में सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सी है? मेरे लिए आईएसएस में सबसे डिफिकल्ट पेपर फर्स्ट पेपर था और फोर्थ पेपर था। फर्स्ट इसलिए था क्योंकि बहुत लेंथी आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट जो उसका वर्क कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है उसमें, और प्रोबेबिलिटी में भी कैलकुलेशन होती है, टाइम कम होता है, स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है वो पार्ट। और फोर्थ पेपर इसलिए मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल पेपर थे वो वाइटल था और मल्टीवेरिएट था। तो मल्टीवेरिएट का पेपर अगर आप लास्ट 3-4 इयर्स का देखेंगे तो जो है उसका नेचर बहुत डायनेमिक हो गया है। हर साल क्वेश्चन के चेंज होते रहते हैं, पैटर्न चेंज होता रहता है, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है, इसलिए मेरे लिए वो पेपर डिफिकल्ट है। मैम, जैसे आपने कहा हमें कि जो पेपर 1 है एमसीक्यू पेपर है और पेपर 2 वो भी एमसीक्यू है, तो इन दोनों एमसीक्यू पेपर के लिए आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या था और आपने कैसे प्रिपेयर किया? एमसीक्यू पेपर में इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। आप अटेम्प्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर लो, पर अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं है तो आपका नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, और इसके लिए मैंने जो है गुप्ता एंड कपूर की बुक आती मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उससे प्रैक्टिस करी, प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस किया, और रोहाती एंड साले की बुक से भी जो है मैंने प्रैक्टिस करा था। उसके एग्जाम्पल्स और उसके फैक्ट्स जो दिए रहते हैं, कॉन्सेप्ट उसी से पढ़ा था मैंने। मैम, पेपर 2 के लिए जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पार्ट है उसके लिए मैम? इन्फ्लुएंस के लिए मैंने मेरी जो नोट्स थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर इन्फ्लुएंस की, तो मैंने उससे पढ़ा था, और उसके साथ साथ रोहातगी को फॉलो किया था और गुप्ता एंड कपूर को फॉलो किया था। मैम, पेपर 1 में कंप्यूटर पार्ट और पेपर 2 में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, आपने उन दोनों के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया था? देखिए, ये दोनों पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम टाइम लेते हैं। अगर आप पेपर ये अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस वहाँ पर एग्जाम में, तो ये सबसे कम टाइम आपका लेते हैं। अगर आप जो है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये स्कोरिंग बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है कंप्यूटर के लिए तो मैंने ई बाला गुरु स्वामी की बुक आती है उसको फॉलो किया था, उससे ही प्रिपेयर किया था। ऑफिशियल के लिए कोई मेरे पास मैटर नहीं था एज सच, लेकिन मैं मॉस्फी की वेबसाइट से और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करके जो टॉपिक्स उसमें बार बार पूछे जाते थे या जो टॉपिक्स मुझे पेपर से इम्पोर्टेंट लगे थे, तो मैंने उसको जो है गूगल से पढ़ा था, मॉस्फी की साइट से पढ़ा था, और इस तरह मैंने प्रिपेयर किया था ऑफिशियल का। मैम, एमसीक्यू के पेपर के अलावा दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर्स है, पेपर 3 पेपर 4। पेपर 3 जी का हाँ। जो पेपर है बहुत लेंदी होता है, तो आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया और उसको कैसे प्रिपेयर किया आपने मैम? ये आईएसएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जरूरी आप पूरा सिलेबस कवर करें। आप जो भी पढ़ें वो जो है बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको जो है थोड़ा ही पढ़ें पर बहुत अच्छे से पढ़ें तो भी क्रैक किया जा सकता है। और थर्ड पेपर में मैंने यही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। मैंने थर्ड पेपर में कंप्लीट सिलेबस को नहीं पढ़ा था, मैंने उसमें से जो है टाइम सीरीज और डिमांड एनालिसिस और इंडेक्स नंबर का जो पार्ट होता है उसको मैंने बस जो है बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, जो भी बेसिक दिया है गुप्ता एंड कपूर की बुक में, उसके अलावा जो भी उसका सिलेबस था उसको मैंने नहीं पढ़ा था। और मैंने रिग्रेशन इन इकोनॉमेट्रिक्स और सैम्पलिंग को कंप्लीट सिलेबस को मैंने पढ़ा था। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि ये जो दो पार्ट है मेरे सैम्पलिंग का और जो रिग्रेशन इन इकोनॉमेट्रिक्स का है, इसके जितने भी क्वेश्चंस आए मैं उनको पूरे अटेम्प्ट कर सकूं, और जो इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, नेसेसरी क्वेश्चंस जो होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के, बस मैंने उनको ही अटेम्प्ट करने का सोचा था। मैम, आप कुछ बुक सजेस्ट कर सकते हैं हमें सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स को लेकर? सैम्पलिंग में मैंने अपनी एमएससी के नोट्स को फॉलो किया था जो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मिलती है,
और उसके साथ-साथ एनपीटीईएल पे सलभ सर का लेक्चर है सैम्पलिंग के लिए, तो मैंने उसको फ़ॉलो किया था। बुक मैंने एज़ सच कोई सैम्पलिंग के लिए फ़ॉलो नहीं करी थी। रिग्रेशन एंड इकोनोमेट्रिक्स पार्ट के लिए भी मैंने अपनी एमएससी की नोट्स फ़ॉलो करी थी, साथ में सलभ सर का जो लेक्चर है उसको फ़ॉलो किया था एनपीटीईएल पे, और दामोदर एंड गुजराती की बुक आती है उसको फ़ॉलो किया था। इकोनोमेट्रिक्स पार्ट के लिए दामोदर एंड गुजराती की बुक बेस्ट है। मैम जो लास्ट थ्योरेटिकल पेपर है स्टैटिस्टिक्स पेपर 4, तो उसके लिए आपके जो ऑप्शनल पेपर थे उसके लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या था? मेरा ऑप्शनल पेपर उसमें वाइटल एंड डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट था। वाइटल एंड डेमोग्राफी को मैंने उससे गुप्ता एंड कपूर के अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाली बुक से फॉलो किया था कंप्लीट सिलेबस, पर उसमें कुछ पार्ट नहीं रहता है, जैसे कि सेंसस और ये सैंपल सर्वे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या माइग्रेशन से। तो माइग्रेशन के पार्ट के लिए मैंने तारा एंड भिंडे की बुक आती है, उससे वो पार्ट माइग्रेशन का पढ़ा था, और बाकी जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं वो सब गुप्ता कपूर से ही मैंने प्रैक्टिस करी थी, और उसी से आ जाते हैं क्वेश्चंस, मोस्टली पार्ट कवर हो जाता है। और मल्टीवेरिएट के लिए मैंने अपनी एमएससी की नोट्स को फॉलो किया था, उसके साथ-साथ एनपीटीईएल पे अमित मित्रा सर का आईआईटी कानपुर के ये प्रोफेसर हैं, उनका लेक्चर है, उसमें वीडियो लेक्चर है एनपीटीईएल पे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आईएएस के एस्पिरेंट के लिए, तो मैंने उस लेक्चर को फॉलो किया था। मैम इन स्टैट के 4 पेपर के अलावा हमें और 2 पेपर करना पड़ता है, जनरल इंग्लिश हाँ। और जनरल स्टैटिस्टिक्स। तो आपके उसके लिए क्या प्रिपरेशन था? इंग्लिश के पेपर के लिए मैंने ग्रामर में नहीं पढ़ती हूँ, ग्रामर पार्ट मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंग्लिश के पेपर के लिए। मैंने सिर्फ़ इंग्लिश न्यूज़पेपर को फ़ॉलो किया था, जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। तो उससे इंग्लिश न्यूज़पेपर से मेरा इंग्लिश का एसे पार्ट कवर हो जाता था, वोकैब कवर हो जाता, और उसके साथ-साथ जीएस का भी करंट अफ़ेयर कवर होता था। और जीएस के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 6 टू 12 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। पर लक्ष्मीकांत पूरी नहीं कवर करनी होती है, आईएएस के जीएस पेपर के लिए कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो लक्ष्मीकांत से पढ़ने होते हैं, और उसके साथ-साथ करंट अफेयर्स देखना होता है। जीएस का पेपर अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 ईयर का एनालाइज़ करेंगे, तो इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। तो उसके लिए मैंने विज़न की नोट्स करंट अफेयर्स की मंथली कंपाइलेशन जो आता है वो फॉलो किया था। आपने ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? मतलब आपने कौन-से अटेम्प्ट में आईसीएस क्लियर किया? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैम आपने जो इंटरव्यू है उसके लिए आपका हुँ। प्रिपरेशन कैसा था और आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाया था? मैंने इंटरव्यू लास्ट ईयर 2019 का भी फेस किया था, तो इसलिए मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस भी था इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जो है मेन ये होता है कि आप पहले तो सबसे पहले आपको आपका अपीयरेंस जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, आप जो है प्रॉपर्ली ड्रेस अप होके जाना चाहिए आपको। तो मैंने उस चीज़ को फ़ॉलो किया, उसके साथ-साथ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप जितने भी इंटरव्यूअर जितने भी क्वेश्चन पूछें आप सबका रिप्लाई दें, पर जो भी आंसर दें उसको कॉन्फिडेंटली करना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो आप उसको मना कर सकते हैं, पर कोई भी गलत आंसर नहीं देना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर पर। तो मैंने यही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया, मुझसे जो है मेरी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके साथ-साथ एमफिल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी चीज़ें मुझे आ रही थी मैंने वो बता दिया, और जो नहीं आ रही थी मैंने उसके लिए उनको मना कर दिया, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, मैं ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता है। सवाल है जो हमारे जो सब्सक्राइबर हुँ, हैं उन्होंने आपके लिए हुँ, पूछा है, तो हुँ, उसमें से जो सबसे पहला सवाल है, हमें क्या हुँ। पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, और आप सब कुछ कवर करने के चक्कर में स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करता है कोई भी एस्पिरेंट हो, मैंने भी यही मिस्टेक करी थी, तो मैंने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी थी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप लास्ट टाइम पे रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, और अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है, तो आप वहाँ पे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई एस्पिरेंट स्टार्ट करे इसकी प्रिपरेशन, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वो पेपर प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज़ करके अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई कर ले। और उसके बाद जो भी वीक पार्ट हो, अगर उसमें से कुछ ऐसे लगते हैं कि इनको छोड़ा भी जा सकता है और उनके बिना भी जो है सफिशिएंट मार्क्स आ सकते हैं, तो वो जो है उसको छोड़ कर के भी जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना चाहिए। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में ये अटेम्प्ट किया था, तो मुझे यही लगा था कि मैं पूरा पेपर वो पूरा सिलेबस मैं कवर कर लेती हूँ,
और उससे ही मेरा क्रैक होगा, पर इसी मिस्टेक की वजह से जो है मेरा क्रैक नहीं हो पाया था। देन मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये आइडेंटिफाई किया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है, और फिर मैंने उसको सिलेबस को शॉर्ट कर दिया था। जो चीजें मुझे लग रही थी कि इतना अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगी तो काम चल जाएगा, तो मैंने उस चीज को निकाल दिया था अपने सिलेबस से बाहर और कवर करने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि सिलेबस इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है और सारी चीजें नहीं मिलती हैं। तो सब आप उसको ढूंढने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये सारा मुझे कहाँ से मटेरियल मिल जाए, और जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना दिक्कत होगी। मटेरियल कम रखें और जो भी है टू द पॉइंट रखें, और उसी को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें, तो उसी से ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। मैम आपने हमें रिवीजन का इम्पोर्टेंस बताया, तो आपने रिवीजन के लिए कितना दिन रखा था, कितने महीने या कितने दिन रिवीजन के लिए रखा था? देखिए, ये रिवीजन इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम, एंड मैंने इसके लिए 4 रिवीजन प्लान किए थे। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं इसको 4 बार रिवाइज कर सकूं पूरा सिलेबस। तो जो फर्स्ट रिवीजन जो था वो मेरा 3 मंथ्स का था। उसके बाद सेकेंड रिवीजन मैंने 1 मंथ का रखा था, देन 15 डेज का, और देन एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने 5 डे का रिवीजन रखा हुआ था। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे आपको सारी चीजें याद रहती हैं और बर्डन नहीं रहता, क्योंकि एग्जाम 3 दिन का होता है और उसमें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, सारे पेपर्स लगातार होते हैं। तो इसलिए मैंने 4 बार रिवीजन को स्ट्रैटेजी रखी थी और मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश करी थी। मैम आपके पास पहले से एक जॉब थी, तो आपने जॉब और पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? जॉब मैंने अभी ज्वाइन करा है, मेरा ज्वाइनिंग जो है जुलाई में ही हुआ था, तो जॉब के साथ तो सिर्फ मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। लेकिन मैं पहले से एमफिल कर रही हूँ, 2019 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया था। तो उसके साथ साथ मैंने आईएसएस की प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि आप कैसे बहुत टाइम मैनेज करें, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, डेली ऑन अ डेली बेसिस। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो मैंने उसमें टाइम मैनेज करके अपना एमफिल का भी काम करती थी मैं, और साथ साथ इसकी प्रिपरेशन भी करती थी मैं। मैम ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपने पहले 2 फेलियर देख रखा है, तो आपने फेलियर से मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और कैसे अपने आप को फोकस रखा? फेलियर्स को फेलियर से जो है निकलने का सबसे बड़ा रीजन मेरा एक यही था कि एक तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था, और वो भी मुझे अपने सब्जेक्ट के थ्रू ही जाना था, स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं छोड़नी थी। मैंने पहले से ही ये चीज सोच रखी थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगी और आईएसएस के थ्रू ही जाऊंगी। तो एक तो ये था कि ये मेरा एम था, उसको मुझे अचीव करना था। दूसरी बात, मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो है वही मुझे मोटिवेट करती हैं और वही मुझे इन सारी चीज़ों से निकालती हैं। तो जब भी मेरा नेगेटिव रिजल्ट आता था, किसी भी स्टेज पे आया है जब भी कभी, तो बस मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताती थी और वही मुझे मोटिवेट करती थी और वापस नॉर्मल फेज में मुझे ले आती थी। और यही एक रीज़न रहा है कि जो है मुझे फेलियर्स ने अफ़ेक्ट किया है, पर बहुत ज़्यादा नहीं अफ़ेक्ट किया, और मैंने टाइमली जो है अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी। एक सवाल बहुत पूछने को मिलता है कि कोचिंग हमें चाहिए या नहीं चाहिए आईएएस के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोचिंग चाहिए, मैंने भी कोचिंग नहीं करी थी, सेल्फ स्टडी से ही क्रैक किया है। आईएसएस को क्रैक करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, और वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ही जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना चाहिए। और अगर आप अपना सिलेबस जो है एकेडमिक्स का सिलेबस प्रॉपरली पढ़ते हैं तो इतना दिक्कत नहीं होती है आईएसएस को क्रैक करने में। और उसके साथ साथ आईएसएस को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें ही आपको आईएसएस एग्जाम क्रैक करा सकती हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप ऑन अ रेगुलर बेसिस आप पढ़ते रहिए, गैप मत करिए कि आज पढ़ा फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर इस तरह से इरेगुलरिटी होगी तो आप नहीं क्रैक कर पाएंगे। और उसके साथ साथ रिवीजन, मैंने 4 टाइम्स रिवीजन किया था इसके लिए। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये 2 चीजें फॉलो करेंगे तो बिना कोचिंग के भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। मैम एक सवाल आया था कि जो हॉबी लिखना होता है, हमें जो इंटरव्यू के टाइम जो हॉबी बताना होता है, तो उसके लिए सबसे सुइटेबल हॉबी कौन सा रहेगा? सच कोई सुटेबल हॉबी नहीं है, हॉबी तो वो होती है जिसको आप करते टाइम एंजॉय करें। तो जो भी आपकी हॉबी है उसी को लिखें, ऐसा नहीं कि कुछ बना करके आप जो है ऐसे लिख दें, क्योंकि जब कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर आपकी वो हॉबी नहीं होती तो उन्हें पता चल जाता है। तो इसलिए जो भी आपकी हॉबी हो उसी को ही उसमें मेंशन करें। जैसे मेरी हॉबी है कुकिंग, मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वही मेंशन किया था दोनों बार के इंटरव्यू के लिए। और लेकिन मुझसे हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दोनों बार ही नहीं पूछा गया है, पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हॉबी हो उसी को मेंशन करिए। मैम एज ए बिगिनर कोई आपका वीडियो देख रहा है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू करें?
मैं यही कहना चाहूंगी कि जो है आप अगर कोई बिगनर है तो सबसे पहले वो सिलेबस को और प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें और उसके बाद जो है उसमें उसका जो भी स्ट्रेंथ है उसको जो है आइडेंटिफाई करें और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करें और वीकनेसेस जो भी हैं, जो भी पार्ट उनको लगता है कि उनका वीक है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें, उसको बार-बार पढ़ें, रिवाइज़ करें, उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करें और उसके साथ-साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखें और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी सिलेबस है, पूरा सिलेबस फ़ॉलो करने की कोशिश ना करें। अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं सिलेबस पे जो अगर कोई कोचिंग नहीं किया है, तो उसको एकेडमिक्स में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो सिलेबस में है आईएएस के। तो उनको जो है उनके लिए मटेरियल ढूँढने से बेहतर है कि जो आपके पास है, जो मटेरियल है, उनको ही बार-बार रिवाइज़ करें, उनको ही पढ़ें, तो उनसे भी सिलेक्शन हो सकता है और मैंने यही यही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया है और तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। मैं आपके जूनियर और फ्यूचर आईएएस एस्पिरेंट के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी एस्पिरेंट जो ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, उसको सबसे पहले तो पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना होगा। अगर आपको फेलियर्स भी देखने को मिलते हैं, ये पहले दूसरे अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होता है, ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तब भी आप पॉज़िटिव रहें और अपने फेलियर्स से ही सीखने की कोशिश करें, इम्प्रूव करें, उसमें जो है एनालाइज़ करें कि आपकी क्या मिस्टेक रही जिसकी वज़ह से आपके मार्क्स कम आए। इसमें मार्कशीट भी यूपीएससी दे देता है, तो उससे आपको एनालिसिस में आसानी हो जाएगी कि आप जहाँ जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी मिस्टेक हुई है, उसको जो है आइडेंटिफ़ाई करके इम्प्रूव करने की कोशिश करें और आप अपने फेलियर्स को भी पॉज़िटिवली देखें कि आप इससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस तरह से ये आपको हेल्प करेगा क्रैक करने में। और 2 ही चीज़ें हैं, मैंने बार-बार अभी इसके पहले भी मेंशन किया है कि कंसिस्टेंसी और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो वो दोनों चीज़ों को फ़ॉलो करें और पॉज़िटिव एटीट्यूड बनाए रखें। मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपको फ्यूचर के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं हम दोबारा आपसे बात करेंगे लाइव एज़ एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Hriday.